भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा नगर परिषद में इस बार नगर अध्यक्ष पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। जैसे ही आरक्षण की घोषणा हुई, शहर की राजनीति में हलचल मच गई। भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत सभी प्रमुख दलों में संभावित महिला उम्मीदवारों को लेकर रणनीतियां बनने लगी है। इसी बीच जिस नाम की चर्चा सबसे अधिक तेज हो रही है वह है प्रिया रावलानी, जिन्हें शहर में लोग पहचानते हैं प्रिया रावलानी यानी जैकी रावलानी के नाम से। प्रिया रावलानी का शहर में मजबूत जनसंपर्क और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी ने उन्हें एक प्रमुख चेहरा बना दिया है। उनके पति जैकी रावलानी शहर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है। वे विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष और लॉयंस क्लब के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर कई जनहित कार्य किए हैं। शहर में जैकी रावलानी का प्रभाव और सेवा कार्यों की वजह से पहले उनका नाम भी संभावित उम्मीदवारों में गिना जा रहा था, लेकिन सामान्य महिला आरक्षण लागू होने के बाद अब उनकी पत्नी प्रिया रावलानी की उम्मीदवारी चर्चा के केंद्र में आ गई है। राजनीतिक हलकों का मानना है कि अगर किसी प्रमुख दल से प्रिया रावलानी को अधिकृत उम्मीदवार के रूप में मौका मिलता है तो वे एक मजबूत और लोकप्रिय उम्मीदवार साबित हो सकती है। शहरवासी भी मानते हैं कि महिला नेतृत्व आने से नगर परिषद में नई सोच और विकास की गति को बढ़ावा मिलेगा। सभी की नजरें इस पर टिकी है कि क्या प्रिया रावलानी यानी जैकी रावलानी भंडारा नगर परिषद की अगली नगराध्यक्ष बनेगी। भंडारा नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 16 में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस वार्ड से कृष्णा तुलसीराम उपरीकर का नाम प्रबलता से चर्चा में है। उपरीकर को वार्ड के नागरिकों का लाडला उम्मीदवार माना जा रहा है। कृष्णा तुलसीराम उपरीकर वर्षों से वार्ड के नागरिकों की सेवा में सक्रिय है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उपरीकर हमेशा जनता के बीच रहते हैं और छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान में अग्रसर रहते हैं। उनका सेवाभावी स्वभाव और लोगों से सीधा जुड़ाव ही उनकी लोकप्रियता की असली ताकत है। वार्ड क्रमांक 16 में चर्चा है कि ऐसे जनसेवक ही नागरिकों की उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं। इसी कारण उपरीकर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और जनता उन्हें मजबूत दावेदार के रूप में देख रही है। आगामी नगर परिषद चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि कृष्णा उपरीकर किस रूप में अपनी दावेदारी पेश करते हैं और स्थानीय राजनीति में क्या नया समीकरण बनता है। आदिवासी समाज में अन्य जातियों की बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए पूरे राज्य भर में आदिवासी समाज की ओर से जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में गोंदिया में भी 30,000 से अधिक आदिवासी समाज के लोग एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकालते नजर आए। पिछले कुछ वर्षों से बंजारा, धनगर और गोवारी समाज के लोग स्वयं को भी आदिवासी दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। इसी कारण से मूल आदिवासी समाज अपने अधिकारों से वंचित रह सकता है। इस आशंका को लेकर 6 अक्टूबर 2025 को आदिवासी समाज एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आदिवासी नेताओं का कहना है कि उनकी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली पूरी तरह से अलग है, जबकि बंजारा, धनगर और गोवारी समाज की संस्कृति भिन्न है। इस तथ्य को सरकार के संज्ञान में लाने और शासन का ध्यान इस गंभीर विषय की ओर आकर्षित करने के लिए 6 अक्टूबर को विशाल जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे को आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय पुराम, सांसद प्रशांत पडोले, पूर्व विधायक सहसराम कोरोटे सहित कई गैर आदिवासी समाज के नेताओं ने भी समर्थन दिया। आज गोंदिया जिल्ह्यातील समस्त आदिवासी समाज धनगर, बंजारा या आरक्षणाच्या विरोधात आज या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आलेला आहे। आज जो पूर्ण खेड्यापाड्यातून जो आदिवासी समाज आलेला होता, काही दिवसापासून धनगर, बंजारा या समाजाला आदिवासीमध्ये घ्या अशा प्रकारचा दबाव या राज्य शासनावर येत असताना
आदिवासी समाजाने त्याचा विरोध करण्यासाठी म्हणून आज लाखोच्या संख्येने आज जिल्हाधिकार्यालय गोंदिया येथे आपला मोर्चा आणला आणि ह्या मोर्चाच्या निमित्ताने निवेदनसुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेलं आहे. माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना जो निवेदन दिलेलं आहे, जे गोंदियाचा जो विषय होता एक वसतिगृहाचा, तो लवकरच तो त्यांनी मान्यता देखील केलेली आहे. फक्त जो बंजारा धनगर हा जो विषय आहे आरक्षणाचा, त्याच्या संदर्भामध्ये शासनाला ते पाठपुरावा करतील आणि आमचा जो निवेदन आहे ते त्यांना देत आहेत. या अधिवेशनामध्ये धनगर आणि बंजारा समाजाला आदिवासीमध्ये समाविष्ट करू नये अशा प्रकारची मागणी करणार आहोत. लक्षवेधी देखील आपण अधिवेशनामध्ये हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये लावणार आहोत. किती आमदार करतील मला माहीत नाही, परंतु मी गोंदिया जिल्ह्याचा आमदार म्हणून मी धनगर आणि बंजाराच्या विरोधामध्ये लक्षवेधी लावणार आहे. मध्ये आम्ही सर्व समाजाचे घटक जे आहे, जे समाजाचे सर्व घटक आहेत, त्या सर्व 47 जातीला आम्ही इथं बोलवला. ते सर्व दऱ्याखोऱ्यातनं आज इथे आलेले आहेत आणि तुम्हाला सर्वांना पत्रकार मित्रांना माहितीच आहे की एवढा मोठा जनसमुदाय गोंदिया इतिहासाने पहिल्या वेळेस घडलेला आहे. प्रमुख मागण्यामध्ये आमचे विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह आहे आणि धनगर बंजारा हे आमच्या समाजामध्ये येऊ इच्छू नये म्हणून आम्ही त्यांना मागणी केली आहे. तर कलेक्टर महोदयांनी नम्रपणे सांगितलं की आम्ही ते माहिती राज्यपालांना देऊ आणि वसतिगृहाची मागणी त्यांनी पूर्ण केली आहे. लगेचच्या हिवाळ्याच्या अधिवेशना पहिले आमची ती मागणी पूर्ण होईल. आमदाराचा राजीनामा आम्ही मागितलेला नाही आहे. कोणी जर ते म्हणतात तर आमदार समाजाचे घटक आहेत, त्यांना एक जिम्मेदारी आहे म्हणून सर्व 25 आमदार आमच्या पाठीशी आहेत आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिलेलं आहे की कोणत्याही प्रकारच्या धनगर बंजारा आमच्या समाविष्ट करू नका, आमचे 47 जाती राहू द्या. देवरी तालुका की दीनबंधु ग्रामीण विकास संस्था और सुवर्ण प्राशन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर देवरी शहर में दमा रोग की दवा का निशुल्क वितरण किया गया, जिसने गोंदिया जिले के साथ साथ पूर्व विदर्भ के 11 जिलों से आए मरीजों ने इस शिविर में हिस्सा लिया और औषधि प्राप्त की. पिछले 4 वर्षों से दीनबंधु ग्रामीण विकास संस्था और सुवर्ण प्राशन फाउंडेशन मिलकर कोजागिरी पूर्णिमा के दिन देवरी जैसे आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में दमा रोग की आयुर्वेदिक औषधि निशुल्क वितरित कर रहे हैं. आयुर्वेदाचार्यों का कहना है कि इस विशेष अवसर पर तैयार किए गए दूध में यह औषधि मिलाकर सेवन करने से दमा रोग में अत्यंत लाभ होता है. जो मरीज पहले इस शिविर से दवा ले चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं, वे हर वर्ष दोबारा इस आयोजन में भाग लेते हैं तथा अन्य मरीजों को भी इस बारे में जानकारी देते हैं. इसी कारण यह शिविर दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है. पिछले 4 वर्षों से निरंतर आयोजित किए जा रहे इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ न केवल देवरी के नागरिकों को बल्कि आसपास के जिले के लोगों को भी मिल रहा है. कोजागिरी पूर्णिमा का यह दिन देवरी शहर में अब स्वास्थ्य और सेवा का पर्व बन चुका है. हो, आयुर्वेदानुसार दम्याच्या औषधीचे खूप महत्त्व सांगितलेलं आहे. कोजागिरीच्या रात्रीला, शरद पौर्णिमेची रात्र, विशिष्ट म्हणजे आयुर्वेदामध्ये ज्या काही रात्र सांगितलेले आहेत, जशी नवरात्रीच्या रात्र आहेत, महाशिवरात्र आहे, जसं पौर्णिमा सांगितलेली आहेत, बौद्ध पौर्णिमा आहे, जशीच कोजागिरी पौर्णिमा. कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी दम्याचं औषध घेतलं गेलं तर याचे शरीरावर खूप चांगल्या पद्धतीचे इफेक्ट्स जाणवलेले आहेत आणि हे मागील आम्ही 5 वर्षापासून बघत आहोत. आणि म्हणूनच जसे जसे दिवस जात आहेत तसं ह्या देवरी तालुक्यामध्ये आम्हाला खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. म्हणजे आजचा 5वा वर्ष आहे आणि आमचा असा अनुभव आहे की रिपीट लोक येत आहेत औषधासाठी आणि फार लांबून लोक ह्या औषधाचा लाभ घेत आहेत. तर मी सगळ्यांना पुन्हा एकदा आव्हान करतो, सुवर्ण प्राशन फाउंडेशन आणि दीनबंधू ग्रामीण विकास संस्थेच्या माध्यमातून की जास्तीत जास्त लोकांनी ह्या कोजागिरीच्या दिवशी दम्याच्या औषधाचा लाभ घ्यावा. हां, आजच्या दिवशी जे आपण कोजागिरीचा प्रसाद तयार करतो रात्रीला, तर रात्रीला हे जे आपण दिलेलं औषध आहे त्या कोजागिरीच्या प्रसादासोबत जर घेतलं गेलं तर ते शरीरामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने इफेक्ट करतं. आणि याच्यामध्ये मी पुन्हा एकदा सगळ्या लाभार्थ्यांना आव्हान करू इच्छितो की हे औषध घेऊन जर तुम्ही रात्रभर जर जागरण करत असणार तर हे तुमच्या शरीरामध्ये अजून खूप जास्त इफेक्टिव्हली काम करेल. तर कृपा करून हे औषध घेऊन जर रात्रभर जास्तीत जास्त जागरण करण्याचा प्रयत्न करावा. हां, पण नक्की जर एखाद्याला जागरणाचा जर त्रास होत असेल तर त्यांनी मुद्दामून शरीराला ओढताण करून जागरण करू नये, एवढी माझी विनंती. निदर्शनं दमा म्हणजे सर्वात श्वासकष्टाचा जे म्हटलं किंवा श्वासकुच्छता जे म्हटलं की श्वास घेताना होणारा त्रास, आणि तो प्रत्येकाला कळतोच की आपल्याला त्याला दम घुटणे म्हणतो आपल्या व्यावहारिक भाषेमध्ये, की दम घुटल्या जातो किंवा श्वास घ्यायला त्याला त्रास होतो, ते त्याच्या लक्षातच येते. ऊर भरून येणे आणि त्याचे कारणं मग वेगवेगळे आहेत. म्हणजे प्रदूषणामुळे, धुळीमुळे किंवा हवेच्या म्हणजे पुरवठा व्यवस्थित न झाल्यामुळे आणि फुफ्फुसामध्ये आलेले कमजोरीपणामुळे पण हे असे त्रास होतात. आणि इम्युनिटी पॉवर हा त्याच्यातला सध्या व्याधी क्षमत्वाचा हा प्रकार आहे. इम्युनिटी कमी होणे हा त्याच्यातला खूप मोठा आता सध्या एक कारण निदर्शनात येत आहे.
सय्यद इमाम सय्यद करीम वरून मिळाली, फेसबुकच्या माध्यमातून मिळाली. त्याच्यानंतर मी डॉक्टर समरीन साहेब यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. त्यांनी याची माहिती दिली आजच्या कॅम्पची आणि मी औषध घ्यायसाठी आलो. त्यांनी जसं की आयुर्वेदिकाच्या हिशोबाने की बा हे औषध आजच्या दिवशी घेण्यासाठी हे दम्यासाठी चांगलं आहे, शरद पौर्णिमेच्या दिवशी आणि इतरही दिवशी घेऊ शकता असं त्यांचं म्हणणं आहे. भंडारा जिले के सिहोरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत अवैध हाथ भट्टी शराब बिक्री के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. आरोपी रुपेरा निवासी प्रमीला रविंद्र खरोले उम्र 50 वर्ष के घर पर गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारा. छापामारी के दौरान पुलिस को कुल 25 लीटर हाथ भट्टी शराब से भरे 5 प्लास्टिक डब्बे, 20 बोतलों में भरे 20 लीटर शराब और एक बड़े मिट्टी के मटके में करीब 30 लीटर शराब बरामद हुई. इसके अलावा एक हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल क्रमांक MH36 AK 0146 भी जब्त की गई, जिसकी हैंडल पर टंगी बोरी में 10 1-1 लीटर की बोतलें मिली. कुल जब्त माल की कीमत लगभग 47,000 रुपए आकी गई है. इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच सिहोरा पुलिस कर रही है. भंडारा जिले में गुटखा और सुगंधित तंबाकू की अवैध बिक्री पर रोक के सरकारी आदेश केवल कागजों तक सीमित नजर आ रहे हैं. पौनी, लाखांदुर, साकोली, लाखनी, तुमसर, अडाल सहित पूरे भंडारा जिले में गुटखा और सुगंधित तंबाकू खुलेआम बिक रहा है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से बड़ी मात्रा में यह प्रतिबंधित पदार्थ तस्करी कर जिले में पहुँचाया जा रहा है. एक और प्रशासन कभी कभार छापेमारी की औपचारिक कार्रवाई कर सुर्खियां बटोरता है, वहीं दूसरी ओर इन अवैध पदार्थों की खुलेआम बिक्री बदस्तूर जारी है. यह न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाने जैसा है, बल्कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ भी है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई जगहों पर तो गुटखा बिक्री का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि कार्रवाई की भनक लगते ही माल गायब कर दिया जाता है और बाद में फिर वही कारोबार शुरू हो जाता है. स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की उदासीनता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. आखिर कब तक जिले के नागरिक इस जहरीली तस्करी के शिकार बनते रहेंगे? क्या प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा या फिर गुटखा माफियों का यूं ही धंधा चलता रहेगा? अब जरूरत है सख्त और निरंतर कार्रवाई की, ताकि इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लग सके और नागरिकों को राहत मिल सके. गोंदिया जिले में रेत घाटों पर भले ही आधिकारिक रूप से खनन बंद दिखाया जा रहा हो, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. जिले में बड़े पैमाने पर टिप्परों और ट्रकों के जरिए अवैध रेत की तस्करी धड़ल्ले से जारी है. कई घाटों से बिना रॉयल्टी की रेत निकाली जा रही है. वहीं कुछ मामलों में 5 ब्रास की रॉयल्टी लेकर गाड़ी में ओवरलोड रेत भरकर खुलेआम परिवहन किया जा रहा है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह तस्करी संगठित रूप से की जा रही है और इसमें संबंधित विभाग से कुछ अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत की भी चर्चा है. यही कारण है कि कार्रवाई का ढोल पीटा जाता है, लेकिन धरातल पर कोई ठोस परिणाम नजर नहीं आता. महीनों से नाम मात्र की कार्रवाई दिखाकर मामले को दबाया जा रहा है. इससे न सिर्फ शासन को करोड़ों रुपए की रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है, बल्कि अवैध खनन से पर्यावरण को भी गहरी चोट पहुंच रही है. नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले में तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है. सवाल ये है कि क्या प्रशासन वाकई इस संगठित अवैध कारोबार पर अंकुश लगाएगा या फिर रेत माफियों का खेल यूं ही चलता रहेगा? भंडारा जिले के अडाल पुलिस स्टेशन अंतर्गत 2 अलग अलग स्थानों पर पशुओं के साथ की जा रही क्रूरता के मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है. पहला मामला मौजा आकोट का है, जहां आकोट निवासी आरोपी धनराज तुकाराम वैद्य उम्र 63 वर्ष ने 11 गाय और बैल जाति के मवेशियों को खुले मैदान में बिना चारा पानी की व्यवस्था किए छोटे रस्सों से लोहे के कैच बिल से बांध कर रखा था. इससे जानवरों को काफी तकलीफ हो रही थी. पुलिस ने कुल 1,20,000 रुपए का माल जब्त किया, जिसमें 11 गाय, बैल और 2 लोहे के कैच बिल शामिल है. वहीं दूसरा मामला मौजा आंबाड़ी का है, जहां आरोपी आंबाड़ी निवासी भास्कर मधुकर चावरे उम्र 40 वर्ष ने 28 गौवंशीय पशुओं को बट के पेट के पास खुले में बिना उचित देखभाल के छोटे रस्सों से बांध रखा था. वहां से पुलिस ने कुल 1,25,000 रुपए के गौवंशीय पशु जब्त किए. आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आगे की जाँच अडाल पुलिस कर रही है.